please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो लगातार नजर हमारी बनी हुई है यूपी निकाय चुनावों के वोटों की गिनती जारी है और चर्चा भी यहां पर जारी है। शेष नारायण जी, ब्रेक से पहले हम आपसे यहां पर बात कर रहे थे कि बीएसपी किस तरह से रीगेन करती हुई यहां पर नजर आ रही है। मेयर चुनाव में अगर हम यहां पर देखें तो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करती अगर कोई नजर आ रही है तो वो बीएसपी ही है, 5 पर आ गई। हाँ, बीएसपी का बताया मैंने आपको, उनके वोट बेस है। लेकिन एक दूसरा मैसेज भी है, इन जो ट्रेंड्स हैं अभी, रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो बाद में, अभी 1-8 घंटे बाद, हालांकि बहुत देर हो गई, ये 2.25 घंटे हो गए, तो अब मोटा मोटी ये ट्रेंड रहेगा। तो जो बेसिकली ये चुनाव जो है ग्रामीण एरियाज नहीं है, सब शहरी इलाके हैं, टाउन एरियाज हैं, कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, महानगर हैं, 16 महानगर बन गए हैं, पहले तो 5 ही होते थे। तो कुल ये एक ट्रेंड ये है कि जो कहा गया था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो व्यापारी वर्ग है बहुत नाराज है, तो वो इससे वो दिखाई नहीं दे रहा, वो नाराजगी नहीं दिख रही। बीजेपी से वो नाराज नहीं है। वो अगर उनको 10 पे पिछली बार भी उनकी 10 ही थी, तो अगर वो 10 पे उनको अभी भी लीड दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मोदी के 3.5 साल बीतने के बाद भी उनके जिन फैसलों से, महंगाई जैसे एक एग्जाम्पल है, महंगाई भी है, बढ़ी है, सब्जियों की, दालों की, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है, लेकिन जनता अभी भी उनके साथ जा रही है। तो ये एक आने वाले समय का एक बड़ा ट्रेंड है। अभी अनुराग जी बता रहे थे कि कुछ पार्षदों की सीटें, सभासदों की सीटें इनकी पार्टी जीत रही है। तो जहाँ अगर वो जीत रही है तो वो अच्छे संकेत इनके लिए हैं कि शहरों में इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बसपा की प्रेजेंस है। बसपा की हर शहर में, हर गांव में, हर जगह। जी, आपको यहां पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरीके से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, ये कि जीएसटी और नोटबंदी, कहीं ना कहीं आप लोग भी घबराए हुए होंगे कि क्या, जिस तरीके से विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है, वैसा प्रभाव अभी तक फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बात की खुशी होगी क्योंकि बीजेपी आगे है 10 सीटों पर। नहीं, देखिए, जो नोटबंदी के बाद जिस प्रकार से दुष्प्रचार विपक्ष ने किया था, वो निश्चित रूप में हमारे लिए भी सोचने के लिए हम विवश हुए थे कि इतना बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो सकारात्मक कदम उठाने के बाद भी इस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ है, तो एक बार लगा था। लेकिन ये निश्चित है कि इस उत्तर प्रदेश की महान जनता को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए किए गए कोई भी आर्थिक सुधारों के प्रति अपना जो जन समर्थन, या जिसको कहें महाजन समर्थन जो दिया, वो निश्चित रूप में एक सराहनीय कदम था उत्तर प्रदेश की जनता का। और पूरा विश्वास था इसी के साथ में कि जीएसटी हम लागू कर रहे हैं, कड़ा कदम जरूर था, लेकिन ये अंतिम हस्ताक्षर नहीं था। इसमें सुधार के लिए बराबर अवसर विद्यमान थे। और लगातार हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित करके उन विसंगतियों को दिन प्रतिदिन कम करने का प्रयत्न सरकार ने किया, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने तो खासतौर से इसको सराहा भी और इसको स्वीकार भी किया। इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या था कि जो वैट के आधार पर जो धन का अनार्जन होता था, धनार्जन होता था टैक्स के रूप में, उससे 33% ज़्यादा संग्रह जीएसटी लागू होने के बाद में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के माध्यम से हुआ है। और जितने भी सुधार इसमें अभी लास्ट जो बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें किए गए, उसका व्यापारियों पर बड़ा सकारात्मक असर पूरे देश में पड़ा है और उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से पड़ा है। ये जो क्रिएशन था विपक्ष का कि इसका एक हवा खड़ा करके नोटबंदी और जो जीएसटी है उसका एक हवा खड़ा करके हम दिग्भ्रमित कर देंगे मतदाताओं को, तो मैं समझता हूँ विपक्ष को इसमें मात खानी पड़ी है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। नहीं, पर दिनेश जी, ये तो चलिए नेशनल इश्यूज हो गए ना, लोकल इश्यूज की अगर बात करें तब क्या कहिएगा आप? देखिए, लोकल इश्यूज में हमने जिस प्रकार से स्थानीय सरकार की अवधारणा में अपना काम किया था, क्योंकि नगर निगमों में हमारा वर्चस्व था और 10 पे हम काबिज थे, तो उसमें हमने जो काम हमारे पिछले महापौर के कार्यकालों में जो हमारे महापौरों ने किए थे, उसको जनता ने सराहा। और दूसरा संकल्प पत्र जो हमारा आपकी जारी हुआ था, जनता ने इस बात को देखा कि विधानसभा में जो संकल्प पत्र हमारा था उसके एक एक बिंदुओं को हमने पूरा किया, चाहे वो किसानों को ऋण देता प्रमाण पत्र देने का हो, उनका माफ करने का, चाहे किसी और प्रकार का हो। हमने सारे संकल्प पत्रों के एक बिंदुओं को लेकर जिस प्रकार से काम किया वो जनता ने सराहा। और हमने जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे, इसमें भी हमने संकल्प जारी किया। 1 रुपए किसान माफी मिल रही है,
क्या उसे भी कर्ज माफी के तौर पर ही देखेंगे, जिसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया था और कहा था कि क्या ये कर्ज माफी है? मैं समझता हूं ये जो जिस प्रकार का जो भी, चाहे मीडिया में दुष्प्रचार हुआ हो, चाहे विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया हो, जो अज्ञानता रखते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। जब ऋण माफ किया जाता है तो 1 रुपए का होगा तो भी माफ होगा, 1 लाख का होगा तो भी माफ होगा। जब तक अकाउंट में आप बैंक खातों को अगर देखिए तो बैंक खातों में डेबिट और क्रेडिट बराबर से नहीं होगा, तो वो बैंक खाते का अवशेष चलता रहता है। अवशेष को समाप्त करने के लिए 1 रुपए का नहीं, 4 आने का भी कोई अगर ऋण होगा तो उसको माफ किया जाना आवश्यक होता है खातों में ऋण की समाप्ति के लिए। ये बैंक का नियम है, ये अर्थ व्यवस्था का एक ऐसा संचालन है जो ऑडिट की सबसे प्रमुख विशेषता के तौर पे देखा जाता है। ये वित्तीय जो कृत्य है, इसको दुष्प्रचारित करने का काम जब लोगों ने किया तो लोगों को हंसी आई कि ये तो बैंकिंग सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे हैं कि जहां पर 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक की माफ करने की हमने बात करी है। तो जो कम ऋण होगा उसका भी हमको सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा, ज्यादा होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा। ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, वित्तीय नियमों के अंतर्गत आता है, और जो वित्तीय नियम थे उसका अनुपालन किया गया। लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं देखा कि एक शहर में 1.5 लाख तक किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। ये इसके बारे में स्तुतिगान करने के बजाय आलोचना करें, जो चैलेंज देते थे पहले कि इतना बड़ा कर्जा 36,000 करोड़ का भाजपा कैसे माफ करेगी, जो बीजेपी को चुनौती देते थे। यहाँ पर दो अहम मुद्दे और नीति रीति से सीखना चाहिए। गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही गई थी। करेंगे, लेकिन अभी तक कितनी सड़कें ऐसी हो पाई गड्ढा मुक्त? 24 घंटे बिजली देने का वायदा भी किया गया था दिनेश जी। इसके अलावा उससे ठीक पहले नतीजों से, आज रिजल्ट से ठीक पहले कल जो आपने किया है उसे पहले क्यों नहीं किया, अगर ऐसा ही था तो? अगर आप देखें तो हमने अक्टूबर 2018 में 24 घंटे देने का बिजली का वादा किया है। अब अक्टूबर 2018 बीतने दीजिए, अगर हम पूरा न करें तो आप हमारे आलोचना में शब्द बोले। जो संकल्प हमने लिया है 2018 अक्टूबर, हम 24 घंटे बिजली देंगे, नंबर 1। और दूसरी चीज, आप अगर कहते हैं कि हमने जो और वादे किए उनको हम वादों को हमने ठीक प्रकार से पूरा नहीं, चलिए यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर इस वक्त आ रहा है, लेकिन शेष जी आपने सुना यहाँ पर दिनेश जी की बातों को, क्या आप देखते हैं? नहीं, वो एक चूंकि भले आदमी भी हैं, राजनेता होने के साथ साथ तो मजे हुए राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। अब आज वो 2018 वर्षोत्थामा मृत नरोवा कुंजरोवा, तो वो आज वो 2018 कह रहे हैं। जब चुनाव कैंपेन में तो कहते बिजली देंगे लगातार, और अब जैसे ये आपने जो सवाल पूछा रेट बढ़ाने वाला, तो उससे कन्नी काट गए। तो वो नेता हैं, वो तो करेंगे ही वो, और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली जो मामला है उत्तर प्रदेश में, कि जो अभी रिजल्ट्स देख रहे हैं हम टिकर पे, कि इनके 23 उम्मीदवार पार्षदों में जीते हैं और 96 लोग निर्दलीय जो इनके खिलाफ जीते हैं, और सपा के 16-17 जीते हैं, बसपा के 8 जीते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके पार्टी के सिंबल पे जो पार्षदों के वोट हैं नगर पालिकाओं में, वो डंके की चोट पे नहीं मिल रहे हैं। ये एक दिलचस्प बात है। वो छोटे शहरों में इनका 96 हो सकता है, कोई 96 सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो जो निर्दलीय अपनी निजी हैसियत उन्होंने साबित कर दी है। जाहिर उन्होंने टिकट हो सकता है इनसे मांगा हो या सपा से मांगा हो। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए, सपा के 16 हैं और कांग्रेस के 2 हैं, और उनके 25 या 23 हैं बीजेपी के, और 96 लोग जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ, मतलब डंके की चोट पे लड़के जीते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पॉपुलैरिटी का पैमाना जो मैं कह रहा था कि नहीं, वो उस तरह से नहीं है, मतलब कहीं डाउन हुआ है। मैं उसको अपना वापस लेता हूं कि मैंने अभी कहा ना आपसे कि बीजेपी का पैमाना बरकरार है। और दूसरा, यहाँ पे बार बार जिक्र हो रहा है कि जहां पे बैलेट से चुनाव हो रहा है वहां पे बीजेपी कमजोर पड़ रही है। तो ये भी आने वाले समय के, आज दिन भर आने वाले समय में अगर ये सच हो गया, तो आने वाले वक्त में ये भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मुकाम होने जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर शेष नारायण जी, लेकिन साथ ही में एक चीज यहाँ पर और जोड़ना चाह रही थी। बार बार ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड, और इसका जो असर है वो गुजरात चुनावों पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक लिटमस टेस्ट जरूर है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि अब ये मुद्दा उठ रहा है, और जैसा आप पहले भी कह रहे थे कि अनुमानित भी है कि ईवीएम का मुद्दा उठेगा,
क्या जहां जहां बैलेट से यहां पर मतदान हुए वहां पर कुछ परिणाम अलग आते नजर आ रहे हैं, ईवीएम से जहां पर मतगणना हो रही है वहां परिणाम कुछ अलग आते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है बीजेपी के खिलाफ। मुझे लगता है जब तक परिणाम पूरी तरह से आ नहीं जाते इस पर बहुत जल्दी कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि बैलेट पर जहाँ जहाँ वीवीपीएटी से मतदान हुए बीच के दिनों में और अभी भी वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, ईवीएम में भी सफलता मिलेगी और बैलेट पेपर में भी सफलता मिलेगी। कृपा करके जो है उसको निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर टिप्पणी करने वालों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि परिणाम के पूरा आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अनुराग भदौरा जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईवीएम का मुद्दा और बैलेट पेपर, क्या कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए फिर तस्वीर साफ हो जाएगी? अगर इस चुनाव में ऐसा होता है तो एक बड़ा मुद्दा आप लोग के भी हाथ लगने वाला है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, अगर आप चुनाव का परिणाम देखेंगे तो जो 96 निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। अभी सरकार को सोचना होगा कि सरकार से लोग इतने परेशान हैं कि वो सरकार को वोट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार को नहीं वोट करना चाहते। सरकार तो दावा कर रही थी और जश्न मना रही थी कि 16 में 16 हम जीत गए, पार्षद जितने भी हैं इस नगर निगम और वार्ड हम सारे जीत चुके हैं, मिठाइयाँ बांट चुके थे, एक दिन पहले उन्होंने जश्न भी मना लिया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 16 पे आगे है, जीत गई है, बीजेपी 23 पे है, कितना अंतर है? क्यों इतना जश्न मना रहे थे? आपसे पब्लिक इतनी खपा है कि आपके अगेंस्ट आप निर्दलीय को जिताने को तैयार है, बीजेपी को वोट नहीं देने को तैयार है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, अब आपको तय करना है कि आपकी पॉपुलैरिटी जमीनी स्तर पे कितनी है। ईवीएम खराब होंगे, वो निर्दलीय हमारे नहीं है। अनुराग जी, वहां पर भी ईवीएम खराब होंगे, आप ये कहेंगे? वहां पर भी ईवीएम खराब होंगे, आप ये कहेंगे? क्योंकि वहाँ ईवीएम है ही नहीं, वहाँ बैलेट पेपर से है। जहाँ बैलेट पेपर से वहां तो आप देखो ना रिजल्ट क्या आ रहा है, बीजेपी को मिल ही नहीं रहा है वहां पे। मेरा कहने में निर्दलीय समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस जीत रही है, बट इनको कहाँ मिल रहा है? इनको तो वही मिल रहा है जहां ईवीएम इन्होंने लगा रखी है। और ईवीएम की जब एक बार शिकायत आ चुकी है कि भैया 3-4 जगह शिकायत जेन्युइनली आ चुकी है, उसके बावजूद भी। लेकिन जब आप ईवीएम पर सवाल उठाते तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम पर, इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठाते। नहीं, मैं ईवीएम के साथ साथ ईवीएम के साथ मेरा चुनाव आयोग ने पूरी विपक्ष पार्टियों को बुलाया था कि आप आइए चेक कर लीजिए। मेरा एक बहुत अहम सवाल है, नहीं ईवीएम के अलावा हम लोग बहक जाते, एक बहुत अहम सवाल है, वो है कि आपने जो 2 महीना आपने सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट को बोला था, हाईकोर्ट को, कि मुझे भी वोटर लिस्ट बनानी है। वोटर लिस्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो गए। इतना भी कभी गायब होता है इससे कि सरकार नहीं, जब आपका वोटर ही आप वोट का मतदान नहीं दिलाना चाहते, आप पुराने बुलाया गया तो तब क्यों नहीं गए? अरे मैं कहता हूँ वोटर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा बुलाया इन्होंने? यूथ को गायब ही कर दिया वोटर लिस्ट से। उन्हें पता है यूथ को रोजगार नहीं है, यूथ के पास, चूंकि यूथ को रोजगार चाहिए, इसलिए आप लोगों का नाम गायब कर दिया, यूथ का नाम ही गायब कर दिया, मोहल्ले मोहल्ले गायब कर दिए। अब यूथ का नाम गायब कर दोगे, आपको डर लग रहा है कि मुझे वोट देंगे नहीं, तो हुआ नतीजा क्या हुआ? जहां आपने वोटर लिस्ट तो बदल दी, आपने नाम भी गायब कर दिए, आपने पूरी स्ट्रेटेजी कर ली। अगर ईवीएम पे सवाल उठते हैं तो देखिए, इसमें ये सवाल उठना नहीं, ईवीएम पे सवाल उठ सकते हैं भाई। नहीं, सवाल उठ सकता है, लेकिन उसकी ठीक करना नहीं करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम चुनाव आयोग को दोषी क्यों? चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सही से काम कर रहे हैं, और दिक्कत आपको थी, साबित आपको करना था। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, आप विपक्ष एक नहीं हो पाया, ईवीएम को गलत साबित नहीं कर पाया। जब भी चुनाव खत्म होते हैं हर वक्त ये कहा जाता है कि ईवीएम खराब था, इसलिए हमारे नहीं, रिजल्ट आने दीजिए, पब्लिक अपने आप चिल्लाएगी। अगर पब्लिक ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया होगा तो खुद बोलेगी मैंने दिया था, अगर नहीं दिया होगा तो ठीक है। अभी तो पता चल जाएगा ना, जहां बैलेट से वोटिंग, अरे बैलेट से वोटिंग हो रही है ना, पता चल जाएगा बैलेट से कितने लोग जीते। अभी पता चल जाएगा शाम तक कि बैलेट की वोटिंग में ईवीएम की वोटिंग में फर्क पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बैलेट की वोटिंग सही है या ईवीएम की वोटिंग सही है, दोनों में क्लियर हो जाएगा। हम ये नहीं कहते ईवीएम खराब है, क्योंकि ईवीएम पे क्वेश्चन उठता है, जब जिसमें क्वेश्चन उठता है उसमें चिंतन करना चाहिए चुनाव आयोग को। मेरा कहने का मतलब है, मैं नहीं कह रहा हूं ईवीएम खराब है, ये हुआ, जब उसमें क्वेश्चन उठ रहा है, कोई मशीन खराब हो रही है, तो जब 2-3 मशीन खराब हो सकती है, कई मशीनें खराब हो सकती हैं। ठीक है, उमेद जी हमारे साथ बीएसपी से जुड़े हुए हैं। उमेद जी, क्योंकि आपको यहाँ पर बढ़त मिलती है एक तरीके से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा नजर आ रही है, 3 सीटों पर 3 रुझान जो आए उसमें आप आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी क्या ईवीएम पर ही सवाल उठाएंगे? आपको भी लग रहा है कि ईवीएम खराब है, सही वोट नहीं हो रहे हैं, फिर आपको 3 सीट कैसे? नहीं देखिए, नहीं मैडम, देखिए वो 3 सीट कैसे नहीं, अगर हम तो कहते हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन को नाम लेते ही बाहर हो जाते हैं। जिस तरह से पूरी मीडिया ने भाजपा को सारी सीटों पे विजय दिखा दिया ओपिनियन पोल में,
जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की अव्यवस्था रही और सत्ता की अव्यवस्था रही और पूरे लोगों को नाम कटे, ईवीएम कई जगह, एक नहीं कई जगह पे खराब मिले, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हमारी ईवीएम ठीक है, फोटोग्राफी हुआ पूरे। तो जनता इस सब चीज को जान चुकी है। जनता को अब इलेक्शन कमीशन या कोई भी कहीं भी कुछ भी कर ले प्रचार, लेकिन जनता अपना फैसला सुनाएगी। आज देखिए ये 97-96 सीटें किस तरह से हार गई भाजपा, जो उनके पास थी, आज वहां से सफाया हो गया। आज किस तरह से धोखा हुआ किसानों के साथ में, किस तरह से किसान त्राय कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बावजूद भी चुनाव का और रिजल्ट आने से पहले गिफ्ट दे दिया भाजपा ने। ये यही करती है, ये एक तरह का धोखा है जनता के साथ। जिस तरह से आज बिजली का रेट बढ़ाया है और गिनती आने से पहले, क्योंकि उनको पूरी तरह से वो हो गया था कि हमको पूरी जो है मीडिया ने दिखाया कि भाजपा को सारी सीटें मिल रही 100%, उसका नतीजा निकला कि जनता के ऊपर एक ठोक दिया जो है दूना किराया। आज ये सब चीजों को जनता देख रही, इसका जवाब देगी और निश्चित देगी। हम लोग बहुत शांति से, बहुत अच्छे और जनता के भरोसे बैठे हैं और जनता के ऊपर भरोसा है। तथ्यों को समझने और व्यवहारिक रूप से इसको मानने की जरूरत है, क्योंकि जो बेसिक, क्योंकि मीडिया में एक तरफा दिखाया गया है कि पूरे भाजपा सारी 100% सीटें जीत रही। ये किसी हद तक सही नहीं है और ये अपने आप को बचाने के लिए मीडिया पर ईवीएम पर सवाल उठाना सर कहीं सही नहीं है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं चूका है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ पहले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी दिखा है और इस चुनाव में भी दिखता नजर आ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।